हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर से आपका विकास मैं लेकर आ चुका हूँ एक नया टॉपिक जो है डियर थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही प्यारा सा। वो है आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझिए डियर क्या होता है। हेडिंग बनाते हैं डियर, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए डियर, क्या है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपल भाषा में बातें करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है डियर, आपको नाम में ही बहुत कुछ छुपा रहता है। नाम से ही लग रहा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्स हो जाना। इरिवर्सिबल मतलब क्या? सिंपली रिवर्स ना होना। थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में इस बात को यदि आप समझेंगे कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम डायग्राम पहले बनाते हैं डियर, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। ये ग्राफ बहुत बार देखने को मिलेगा। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है डियर, पीवी प्लॉट किए हैं। अब इसमें क्या हुआ कि कोई प्रोसेस हुआ, सपोज मान लीजिए 1 पॉइंट है और ये मान लीजिए 2 पॉइंट है। अब 1 से 2 जो आए ना, वो इस तरीके से आए। देख रहे हैं कैसे आए, है ना? कोई पाथ फॉलो किए ना और वो कहाँ पहुँच गए? 2 के पास पहुँच गए। बहुत बढ़िया बात है। अब हुआ क्या कि 2 से 1 भी हमको जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है? 2 से 1। इसको जरा 2 से 1 भी जाना है डियर। तो 2 से जब 1 जा रहे हैं ना, देखिए रेड से दिखाए हैं 2 से 1। 1 से 2 जिस रास्ते से होकर के आए थे, 2 से जब 1 जा रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुए, उसी रास्ते को, सेम पाथ को फॉलो करते हुए, एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड पाथ। तो इस कंडीशन में इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कैसा कहलाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा क्योंकि 1 से 2 आए और 2 से फिर 1 भी जा रहे हैं और पाथ जो है चेंज नहीं हुआ, सेम पाथ है, तो रिवर्सिबल कहलाएगा। हकीकत में सोचा जाए ना, तो एक रिवर्सिबल बोलना आइडियल है डियर। रिवर्सिबल बोलना क्या है? आइडियल कॉन्सेप्ट है। ये रियलिटी में कहीं कुछ ऐसा नहीं होता। रिवर्सिबल बोलना थोड़ा आइडियल बातें हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा लिखते हैं डियर, रिवर्सिबल क्या होता है। ए प्रोसेस, आप समझिए, ए प्रोसेस इज सेड, ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ is said to be reversible if it can be reversed. It can be क्या dear? It can be reversed. Sorry, it can be reversed. बात समझ में आ रहा है? A process is said to be reversible if it can be reversed. It can be reversed following. It can be reversed in direction. It can be reversed in direction following by the same path as that of forward path. एज दैट ऑफ फॉरवर्ड पाथ। इस बात को जरा समझिए, तो डायग्राम तो आपको बना ही दिया। एक प्रोसेस को रिवर्सिबल कहा जाता है इफ इट कैन बी रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में ये रिवर्स्ड हो सके, फॉलोइंग, फॉलो करते हुए बाय द सेम पाथ। देखिए यहाँ वाला को याद रखिएगा, फॉलोइंग बाय द सेम पाथ एज दैट ऑफ फॉरवर्ड पाथ, या फिर इसके जगह पे लिख दीजिए प्रीवियस पाथ। प्रीवियस पाथ, प्रीवियस पाथ मतलब पहले वाला पाथ को फॉलो करके वो यदि डायरेक्शन में अपना रिवर्स हो जाए, उसी पाथ को फॉलो करके, तो उसको रिवर्सिबल बोलेंगे। अभी अधूरा है डियर, अधूरा है डियर। इसके बाद एक बात और भी सोचिए, जोड़ दीजिए, विदाउट एनी
विदाउट एनी चेंजेज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग देखिए ये बात याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि भैया इस रास्ते से आया 1 से इधर से और फिर सेम रास्ता को फॉलो करके रिवर्स हो गया, बहुत बढ़िया बात है, हम तो इसको रिवर्सिबल बोल दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ चेंज छोड़ दे, कोई चेंज हो जाए तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए डियर। नहीं, ये क्या है, ये है कोई भी पाथ हो सकता है, प्रीवियस पाथ। ये क्या हो सकता है, ये कैसा पाथ हो सकता है, रिवर्स्ड वाला। तो खैर यहाँ से आप चीज़ों को समझ ही जाएगा, या तो 1 से 2 गया या 2 से 1 गया फिर 1 से 2 आया, जैसे भी आपको समझना है समझिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, विदाउट एनी चेंजेज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, विदाउट एनी चेंजेज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिना कोई चेंज किए, है ना, बिना कोई चेंज किए सिस्टम और सराउंडिंग पे यदि कोई प्रोसेस हो रहा हो और सेम पाथ को फॉलो करके 100% रिवर्स हो जाए तो प्रोसेस कैसा कहलाएगा, रिवर्सिबल कहलाएगा। बच्चे ताली मारिए, रिवर्सिबल कहलाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, नो वन प्रोसेस इज 100%, आइडियली लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आइडियली रिवर्सिबल, है ना। ये बात एक याद रखिएगा कि कोई प्रोसेस आइडियली रिवर्सिबल नहीं है, बट यहाँ पे जोड़ दीजिएगा डियर, बट देखिए क्या होता है, हम पॉइंट में लिख दे रहे हैं, बट क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन, क्वासी स्टैटिक क्या, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल। कैसा कंसीडर किया जाता है, एज रिवर्सिबल प्रोसेस। एक दो और भी बातें याद रखेंगे प्यारे, आइडियल फ्लो थ्रू नोजल एंड डिफ्यूजर, नोजल या डिफ्यूजर। देखिए नोजल वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी, नोजल एक मैकेनिकल डिवाइस है विच इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी एट इट्स आउटलेट, है ना। रिड्यूस होता है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। नोजल का उल्टा होता है डिफ्यूजर, ये जनरल कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं डियर, हम ऐसे फ्लूइड में आपको बता चुके हैं। आइडियल फ्लो थ्रू नोजल एंड डिफ्यूजर इज आल्सो कंसीडर्ड, याद रखिएगा, इज आल्सो कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, एज रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं डियर, तो क्वासी स्टैटिक, ये बात याद रखिएगा, क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। मतलब क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है, तो क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। प्रीवियस लेक्चर में ही देखें डियर, very slow process, when the process is carried out very slowly, yeah, infinitely slow process is called, is termed as the quasi static process। तो क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन हो मतलब कंप्रेशन हो, वॉल्यूम घटेगा, लेकिन कैसे हो, तो बहुत धीरे धीरे हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंप्रेशन, देखिए कंप्रेशन, यहाँ पे है कंप्रेशन, ये दिस इज नॉट क्वासी स्टैटिक। जब क्वासी स्टैटिकली कंप्रेशन हो कभी भी, तो जो प्रोसेस होगा उसको क्या कंसीडर किया जाता है, रिवर्सिबल कंसीडर किया जाता है। कि हाँ भाई, यदि उसको फिर से हम एक्सपैंड करेंगे, जैसे कंप्रेस कर लिए डियर क्वासी स्टैटिकली और फिर से इसको एक्सपैंड करने लगे क्वासी स्टैटिकली, तो फॉलो किस पाथ को करेगा, सेम पाथ को फॉलो करेगा एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड पाथ, एज दैट ऑफ द प्रीवियस पाथ, ओके।
और कोई चेंजेज भी नहीं लाएगा डियर उस दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर। तो खैर आपको समझ में आ रहा है। अगला क्या लिखे हैं यहाँ पे डियर, तो आइडियल फ्लो थ्रू नोजल, नोजल के थ्रू आइडियल फ्लो होना चाहिए या डिफ्यूजर के थ्रू, है ना, फ्लो आइडियल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी उसको भी कंसीडर किया जाता है क्या, रिवर्सिबल डियर, उसको भी क्या कंसीडर किया जाता है, रिवर्सिबल। अब थोड़ा यदि इसको हम और डिटेल में समझे ना, देखिए क्या हुआ है इसमें, देखिए ऐसा कुछ हुआ होगा ना, एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होगा, है कि नहीं, पिस्टन सिलेंडर का 1 से 2 आए होंगे, तो 1 से 2 में क्या हुआ है, तो आप कहेंगे 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ा है, यानी ऑब्वियस है कि यहाँ पे रहे होंगे स्टार्टिंग में ये दिस इज योर 1 पॉइंट और यहाँ पे पहुँच गए होंगे दिस इज योर 2 पॉइंट, वॉल्यूम बढ़ा है। लेकिन इस बीच में कितना कैसे आए होंगे, तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा और यहाँ से यहाँ जो आए होंगे ना ये वेरी स्लोली, कैसे आए हैं मालूम है, वेरी स्लोली डियर। अब फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ कि कहाँ से कहाँ आने लगे, तो फिर 2 से 1 आने लगे, देखिए ये रिवर्स हुए, है ना, स्टार्टिंग में 1 से 2 आए और फिर 2 से 1 आए। तो इस कंडीशन में जो हुआ ना, इस कंडीशन में जो हुआ जैसे 1 से 2 आए और 2 से 1 आए, जब ग्राफ प्लॉट किए बहुत स्लोली लेकिन आए ना, तब ग्राफ जब प्लॉट किए तो पता है क्या दिखे एक्सपेरिमेंटली, कि ऑलमोस्ट उसी पाथ से जिससे गया था 1 से 2 उसी को फॉलो करके फिर से 1 पे आ गया। प्रोसेस रिवर्सिबल, प्रोसेस रिवर्सिबल। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। एक छोटा सा बात है डियर, पर इसको हम एग्जरेट करके थोड़ा सा चीज़ों को बता रहे हैं कि आपको आपके दिमाग में एक बार जो सेट हो जाए वो सेट हो जाए डियर। अब एक बात याद रखिएगा, यदि इस तरह ना हो और इरिवर्सिबल कहलाएगा, सारा क्या कहलाएगा, प्रोसेस इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस को जो है वो डैश्ड लाइन से दिखाया जाता है। कुछ बातें यहाँ पे मिटाते हैं डियर और फिर लिखते हैं, देखिए इधर मिटा देते हैं यार। उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को लिख लिए होंगे, है ना। चलिए यहाँ तक मिटाते हैं। ठीक है डियर, आप एक बात याद रखिएगा, द रिवर्सिबल प्रोसेस इज shown by continuous line, whereas the irreversible process is shown by dashed line या फिर डॉटेड लाइन मेरे प्यारे स्टूडेंट, डैश्ड लाइन या फिर डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी प्रोसेस फ्रिक्शनलेस जो प्रोसेस होता है, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, उसको क्या कंसीडर किया जाता है, इरिवर्सिबल। यानी कि जब भी आप कभी भी कोई फ्री प्रोसेस को यदि करें, जैसे कि देखिए पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट ही था, अब पिस्टन और सिलेंडर के वाल में जो होगा इनर का वाल, कुछ तो फ्रिक्शन होगा ना डियर। यदि फ्रिक्शन लेस मान ले, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब होगा फ्रिक्शन लेस मान ले। क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी हम इसको जनरल टर्म में हम समझे तो 1 से 2 गया, 2 से 1 आया, डायग्राम में तो दिख रहा है, लेकिन होता क्या है, कुछ प्रोसेस हकीकत प्रोसेस होता है ना। तो एक बार जैसे कि 1 से 2 आया, यानी कोई प्रोसेस हुआ, तो होता क्या है एक्चुअली में कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। एनर्जी तो एकदम उतना ही नहीं रह जाएगा ना, 1 से 2 में गए तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा। अब 2 से 1 आएंगे ना, तो सेम पाथ को फॉलो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि एनर्जी उतना नहीं रहता है 2 से 1 आने के लिए। लेकिन यदि ऐसा मान लिया जाए तो आइडियल ही हुआ, बात तो यही हुआ कि 1 से 2 में गए और कुछ हुआ ही नहीं और 2 से 1 में आ गए। यानी कहिए तो एक फॉर्म का एनर्जी जो है दूसरे में चेंज कर गया, फिर दूसरे को उसमें लाना चाहते हैं तो एकदम 100% आ गया। यही तो रिवर्सिबल हुआ ना, कि 100 किलो जूल का आपके पास हीट है, आप उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिए 100 किलो जूल, और फिर 100 किलो जूल जब सिस्टम को दिए तो 100 किलो जूल हीट मिल गया। हीट 100 किलो जूल सिस्टम को दिए तो 100 किलो जूल वर्क बन गया।
अब 100 किलो जूल वर्क दिए सिस्टम को, तो 100 किलो जूल हीट बन गया, तब तो रिवर्सिबल ही कहलाएगा ना ऐसे कंडीशन में। पर ऐसा होता नहीं है डियर, कभी भी नहीं होता है। तो इसीलिए तो कुछ कंडीशन है। अब कभी कभार क्या होता है कि पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारा एजम्पशंस लेते हैं, तो वही कंसीडरेशन है जो लिखे थे ना, वो कंसीडरेशन ही था कि अब क्वासी स्टैटिक ही नहीं अचीव होता है, तो क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन हो गया तब रिवर्सिबल होगा, होता ही नहीं है, लेकिन कंसीडर करते हैं डियर कि चलिए क्वासी स्टैटिक है ऐसा मान करके। तो बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं सब्जेक्ट में, आपको मालूम ही है हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एजम्पशंस होता है। तो एक और भी यहाँ पे लिख रहे हैं एजम्पशंस डियर, जो कि देखिए रिवर्सिबल होने का क्या है, द फ्रिक्शनलेस, याद रखिएगा, द फ्रिक्शनलेस प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल। यानी कि कभी भी यदि आप रिवर्सिबिलिटी का बातें सोचते हैं तो आपको फ्रिक्शनलेस प्रोसेस सोचना पड़ेगा, है ना। द फ्रिक्शनलेस प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल, यानी कि प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज फ्रिक्शनलेस देन आप एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई रिवर्सिबिलिटी है। अदरवाइज क्या होगा डियर, अदरवाइज considered as irreversible, यदि प्रोसेस फ्रिक्शनलेस नहीं होगा, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी, कभी कोई बोले इरिवर्सिबल है प्रोसेस, इसका मतलब है प्रोसेस मस्ट बी फ्रिक्शनल प्रोसेस, यानी फ्रिक्शन है, कोई भी काम हो रहा है ना, फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इरिवर्सिबिलिटी, ये बात याद रखिएगा, इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी होगा, इरिवर्सिबिलिटी होगा। इफ नो फ्रिक्शन क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। कहानी एक बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। रिवर्सिबिलिटी का यदि थिंक आप करते हैं, कभी सोचते हैं, तो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस सोचिए, क्वासी स्टैटिक सोचिए, नहीं तो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए डियर, अब स्टार्ट करते हैं आपको और बतलाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं डियर, जो बार बार यूज होता रहता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने का मीनिंग क्या है ना। इसको मिटाते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातें समझते हैं डियर। रिवर्सिबल का तो मतलब समझ गया, यानी इरिवर्सिबल के लिए यदि हमें ग्राफ दिखाएं तो ग्राफ पता है कैसा होगा, ग्राफ कुछ इस तरह होगा ना। इरिवर्सिबिलिटी के लिए हम ग्राफ दिखाना चाह रहे हैं, देखिए इसके लिए डियर, इरिवर्सिबिलिटी के लिए आप याद रखिएगा, इसके लिए इरिवर्सिबिलिटी के लिए तो कैसा बनेगा मालूम है कि मान लीजिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाए तो 1 से 2 आया, अब 2 से जब 1 जा रहे हैं ना, तो 2 से 1 जा रहे हैं तो पता चलेगा इस तरह से, इधर से कैसे हो गया, ये हो गया, देखिए 2 से 1 अलग पाथ हो गया कि नहीं, अलग रहा है क्या, एग्जैक्ट वही है क्या, यानी ये रिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए मिटाते हैं और देखते हैं डियर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट। चलिए डियर, अब हेडिंग बनाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जैसा भी आपको बतलाए थे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, देखिए डियर, कोई भी सिस्टम को आप थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में तभी कहेंगे जब कुछ कंडीशन है डियर, वो कंडीशन फुलफिल होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, एनी सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ
है ना। एनी सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम if the following conditions fulfill। देखिए जब फॉलोइंग कंडीशंस क्या होगा डियर, फुलफिल होगा। जैसे कि क्या क्या कंडीशन है बच्चे, तो पहला कंडीशन है बहुत ही बेसिक है, फर्स्ट कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम होने का मतलब है टेम्परेचर बैलेंसिंग होना, टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम होना, ठीक है ना। इक्वलिटी इन टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इक्वलिटी इन टेम्परेचर, इक्वलिटी इन टेम्परेचर, समझ में आ रहा है। टेम्परेचर में इक्वलिटी होना सिस्टम और सराउंडिंग का, ठीक है। मतलब सिस्टम में जो भी है तो आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है, मतलब टेम्परेचर इक्वलिटी है ना, टेम्परेचर में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। यानी इक्वलिटी इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे थर्मली इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। जैसे डियर मान लीजिए कोई सिस्टम है और उस सिस्टम का अभी टेम्परेचर जो है, बाद में टेम्परेचर वही, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंजेस टेम्परेचर में नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे थर्मली क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, थर्मली इक्विलिब्रियम, सॉरी थर्मली नहीं, मतलब क्या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है डियर, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगा वही, ठीक है, उसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे डियर। या फिर इसी चीज को टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी इसी को बोला जाता है डियर। मैंने सोचा कि थर्मल के जगह थर्मोडायनेमिक्स बोल दिए इसलिए सॉरी बोले थे, आप चीज़ों को समझिए। थर्मल इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में ही बोलेंगे, इसी को टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी टर्म किया जाता है। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है डियर इसको। आप देखिए सेकेंड में होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल। देखिए पूरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए ये सब जरूरी है डियर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डियर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, मैकेनिकल मतलब फोर्सेस का बात हुआ, नो अनबैलेंस्ड सिस्टम फोर्स, नो अनबैलेंस्ड सिस्टम फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड सिस्टम फोर्स, मतलब इक्विलिटी, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इसी को इक्विलिटी, है ना, इक्विलिटी इन फोर्सेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसमें इक्वलिटी हो, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सपोज कि ये सिस्टम पे 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है ना, एक डायरेक्शन से, तो दूसरे डायरेक्शन से भी 10 न्यूटन का फोर्स आना चाहिए, तो 10 और 10 कैंसल आउट कर देगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन होगा डियर उस कंडीशन में, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इक्वलिटी इन फोर्सेस ऑफ सिस्टम। जब जितना भी फोर्सेस हो तो सबका या तो फिर बोलिए समेशन ऑफ फोर्सेस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। सही फोर्सेस का प्लस माइनस करने के बाद यदि जोड़े तो 0 हो गया, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है डियर, ठीक है ना। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल मोमेंट्स और भी बोल सकते हैं, एंड समेशन ऑफ मोमेंट्स भी बोल सकते हैं, मोमेंट भी 0 हो जाए, एम फॉर मोमेंट, तब भी ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही होता है कि किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करना चाहिए कोई भी सिस्टम को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, या फिर किसी एक्सिस के अबाउट मूव नहीं करना चाहिए, एक्स में भी मूव नहीं, वाई में भी, जेड में भी नहीं, एक्स एक्सिस के अबाउट भी नहीं, वाई के अबाउट भी नहीं, जेड के अबाउट भी नहीं, तो उसको कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन, 100% इक्विलिब्रियम। खैर सिंपल तरीके से यही नो अनबैलेंस्ड सिस्टम फोर्स होना चाहिए। सी में डियर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द सिस्टम, है ना। इफ देयर इज नो ऐसे समझिए, इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, है ना,
इन दी सिस्टम, इन दी सिस्टम, तो क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मतलब केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मीन्स सिस्टम मस्ट बी केमिकली स्टेबल। जब केमिकली स्टेबल होगा, देयर इज नो केमिकल रिएक्शंस पोटेंशियल अवेलेबल, देयर इज नो केमिकल रिएक्शंस पोटेंशियल अवेलेबल, तो उस तरह सिस्टम को क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे सिस्टम को। अगला है, लास्ट है डियर, लास्ट एक और होता है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब होता है कि मास में सेम होना, सिस्टम का मास जो है, इफ देयर इज नो चेंज इन मास, ऐसे बोलिए, इफ देयर इज नो चेंज इन, इफ देयर इज नो चेंज इन मास अकर्स ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, यदि मास में कोई चेंज अकर ना हो, इफ देयर इज नो चेंज, if there is no change in mass occurs of the system, then system is called in phase equilibrium। मतलब फेज में इक्विलिब्रियम होना है ना, फेज में इक्विलिब्रियम होना, उसी को सिंपली मास के टर्म में बात किया जाता है डियर, तो फेज इक्विलिब्रियम होगा। जनरली बहुत सारे बुक में जो है वो आपको थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल नज़र आएंगे, पर ठीक है, ये चारों को आप समझेंगे, ये चारों कंडीशंस जब रहेगा तो इसका मतलब वो पूरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम। सिस्टम को यदि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना है तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी सिस्टम किस में कहलाएगा, थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में कहलाएगा डियर। चलते इसको मिटाते हैं और इसी लेक्चर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डियर, बेसिक थोड़ा सा बताते हैं, प्योर सबस्टांस से रिलेटेड बातें करते हैं। प्योर सबस्टांस क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं डियर, फिर यहाँ से लेक्चर को एंड कर देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं डियर। चलिए डियर, अब पढ़ते हैं प्योर सबस्टांस, समझते हैं क्या होता है प्योर सबस्टांस। देखिए नाम में ही लगा हुआ है डियर, प्योर लगा हुआ है, प्योर सबस्टांस कैसा, प्योर। तो थोड़ा समझ लीजिए, ए सबस्टांस इज सेड टू बी pure if it is of, समझ में आ रहा है, a substance is said to be pure if it is of homogeneous chemical composition throughout। क्या होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। ये लाइन अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है डियर। कोई भी सबस्टांस को हम प्योर सबस्टांस बोलेंगे जब क्या हो, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरे में होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन हुआ। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए डियर कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, O2N2 है ना। आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम यदि बात करें तो नाइट्रोजन 79% लगभग होता है और लेफ्ट आउट 21% ऑक्सीजन होता है बाय वॉल्यूम। अब बाय मास बात करें तो 77% नाइट्रोजन का होता है और लगभग 23% ऑक्सीजन होता है डियर। मेजोरिटी में ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है एटमॉस्फेरिक एयर में अवेलेबल। खैर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यदि मान लीजिए यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे, जो भी होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसमें है कंटेनर में, सपोज कीजिए है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो कैसे हम समझेंगे इस बात को। देखिए मान लीजिए यहाँ से कंपोजिशन लिए उठाए और देखे तो इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है बिल्कुल भी ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा ही है 50% N2 एंड 50% O2 मान लेते हैं। यहाँ से भी किए कलेक्ट तो ये भी नज़र आया 50% N2 एंड 50% O2,
समझने के लिए है डियर। तो इसका मतलब कहीं से भी रेंडमली उठा रहे हैं ना तो होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन है, पूरा में होमोजीनियस है, मतलब 50% यहाँ नाइट्रोजन और 50% ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी वैसा ही है, 50% नाइट्रोजन 50% ऑक्सीजन, एक समझने के लिए डियर। अब ये नहीं कि नाइट्रोजन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन कम, चलिए वैसे भी आप समझ लीजिए 50% यहाँ कुछ और लिख दीजिए, उसको लिख दीजिए 70%, तो यहाँ बात समझ में आ रहा है, क्लियरली है चीज़ें, कुछ आपको समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं। तो जो बोलना चाह रहे हैं उसी के टर्म में बातें करें तो इस तरह से क्या कहलाएगा, O2 और N2 का जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, O2 और N2 का मिक्सचर, वो क्या फॉर्म कर रहा है, प्योर सबस्टांस। ये प्योर सबस्टांस फॉर्म कर रहा है डियर, क्या फॉर्म कर रहा है, प्योर सबस्टांस। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए वाटर प्लस वाटर वेपर ले ले, वाटर और क्या ले ले, वाटर वेपर। तो वाटर और वाटर वेपर भी जो है डियर दोनों मिक्स हो जाएगा डियर, वाटर वेपर वाटर का ही फॉर्म है ना, तो दोनों मिक्स हो जाएगा। और वाटर वेपर को यदि आप ऐसे देखेंगे कहीं पे भी तो एक्चुअली में वाटर ही नज़र आएगा। और यहाँ पे डायरेक्टली आप देखेंगे यहाँ पे कि वाटर है H2O प्योर वाटर, तो इधर से भी कहीं से लेंगे तो आपको यहाँ भी मिलेगा प्योर H2O। यानी वाटर वेपर भी जो हुआ ये सब एग्जाम्पल है डियर इसी का, प्योर सबस्टांस का। मान लीजिए एक बच्चा बोला कि सर एक एग्जाम्पल ये बताइए कि वाटर प्लस यदि मस्टर्ड ऑयल ले लिए तो, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जैसे ऐसे कोई भी तेल लेंगे तो ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये इम्प्योर है, ये क्या है आपका इम्प्योर। कारण है देखिए, आप जानते हैं सही बच्चे बचपन से ही कि तेल में पानी क्या होता है, तैरने लगता है, पानी में तेल जो होता है तैरने लगता है। जैसे यहाँ से केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो ये तो वाटर होगा, लेकिन इधर ऊपर में जो होगा, इधर ऊपर रेड से दिखाए हैं डियर, ये क्या होगा, ये प्योर ऑयल होगा, लेकिन ये क्या होगा, प्योर वाटर होगा। यानी प्योर वाटर कहने का मतलब यहाँ पे 100% तेल होगा, यहाँ पे 100% क्या होगा, वाटर होगा। इम्प्योर है, ऐसा नहीं सिर्फ तेल ही मिल रहा है, सिर्फ पानी मिल रहा है और पानी और तेल को मिलाए हैं तो ये प्योर सबस्टांस नहीं बन रहा है डियर, प्योर सबस्टांस नहीं बन रहा है। यानी कि जो है होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन पूरे में नहीं है, होमोजीनियस नहीं है डियर, इसीलिए। चलिए और भी एग्जाम्पल, कुछ का और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए सपोज कीजिए कि इसका भी एग्जाम्पल जो होता है डियर, इथाइल अल्कोहल, ये प्योर होता है एक्चुअली में, और वाटर जो होता है ना ये कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये प्योर होता है, इथाइल अल्कोहल और वाटर। लेकिन एक है डियर, यदि बात करें लिक्विड एयर का, है ना, और गैसियस प्लस लिक्विड एयर, देखिए होता क्या है ना, ये जो फॉर्म करेगा ना ये इम्प्योर फॉर्म करेगा, इम्प्योर। एक एग्जांपल ले लिया है इम्प्योर, क्यों, लिक्विड एयर में जो होता है मोस्टली वो क्या होगा, मोस्टली वाटर वेपर होगा। इसमें क्या होगा, एनी काइंड ऑफ गैस होगा, एनी काइंड ऑफ गैस, यानी कि मीन्स डिफरेंट गैसेस। जब, या फिर आप बोल सकते हैं गैसियस एयर भी यहाँ पे बोल सकते थे, और अच्छे से बोले तो इसको ऐसे बोलिए गैसियस एयर और लिक्विड एयर का मिक्सचर। तो गैसियस एयर में क्या होगा, डिफरेंट गैसेस होगा, कुछ जरूरी नहीं है कि एक ही होगा। लेकिन लिक्विड एयर का मतलब होगा वाटर वेपर, लिक्विड एयर मतलब गैस से बात हो रहा है, यानी कि वाटर का वेपर बन गया, यानी लिक्विड एयर में उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो हो जाएगा कि लिक्विड एयर में आपका मोस्टली वाटर वेपर होगा, लेकिन गैसियस एयर में कोई भी गैस होगा और उसको जब आप मिलाएंगे तो थ्रू आउट केमिकल कंपोजिशन जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो सेम न मिलने के कारण इसको इम्प्योर में कंसीडर किया जाता है। किस में रखा गया है, इम्प्योर में ही रखा गया है इसको। उम्मीद करते हैं ये जो प्योर सबस्टांस का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है। तो डियर लेक्चर इस तरह से बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी ऐसे ही थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक से एक टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहे, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, काफ़ी खुश रहें, मन लगा करके पढ़िए डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।